अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और तगड़े तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स हम लोग लेकर चल रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे जब एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर स्केलर भी आ सकता है और आंसर वेक्टर भी आ सकता है। तो हमने ये चीज़ फॉर्मुलेट करी कि अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और आंसर में स्केलर आ रहा हो, यानी कि नंबर आ रहा हो, मैग्नीट्यूड आ रहा हो, कोई डायरेक्शन ना आ रही हो, तो ऐसे वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो इससे जो आपका पिछला लेक्चर था और उससे जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट की सारी बेसिक्स कवर की थी। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्मूला कैसे निकलता है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कौन कौन सी तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर इससे पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 14 में हमने डॉट प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन सीखी कि कैसे आप दो वेक्टर्स के दरमियान में बनने वाला एंगल फाइंड आउट करते हो। उसके हवाले से शॉर्ट ट्रिक्स सीखी कि कैसे अब पेपर में अगर आपके एमडी कैट ई कैट के पेपर में वो सवाल आता है या बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे बगैर दिमाग लगाए या बगैर कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए या बगैर पेन पेंसिल का इस्तेमाल किए कैसे आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। आज की क्लास में हमने क्या सीखना है? डॉट प्रोडक्ट की जो बहुत सारी एप्लीकेशंस हमने पढ़ी, उनमें एक लास्ट एप्लीकेशन है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। तो आज की क्लास में हम प्रोजेक्शन का पूरा तफसील से कॉन्सेप्ट सीखेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात की थी कि वो उसे ओबे करता है, उसकी थोड़ी सी डेरिवेशन भी देखेंगे जो कि प्रोजेक्शन की बेस के ऊपर ही निकल करके हमारे सामने आएगी। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। चलो हेडिंग लगा लो अपने पास, डॉट प्रोडक्ट एप्लीकेशन, सब हेडिंग में आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज कर लें जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट की बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी हुई है ना, तो वो एटलीस्ट आपका देखा होना ज़रूरी है। ये लेक्चर नंबर है 15। जो इससे पीछे वाला लेक्चर है उसका लिंक जो है ना वो इधर ऊपर मैं डिस्प्ले करा दूंगा। वो इधर ऊपर आपके पास एक लिंक आ रहा होगा, उसको देखना। जो आपका लेक्चर नंबर 13 है जिसमें आपके पास डॉट प्रोडक्ट के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हुए हैं, उसका देखा होना इस लेक्चर से पहले ज़रूरी है। ठीक है, तो जो बातें उसके अंदर हमने की हुई है ना, उसको अगर मैं ज़रा सा 1-2 मिनट में अगर रिवाइज करूं, हमने बात की थी कि जनाब अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में एक अदद स्केलर आ जाता है। स्केलर का मतलब क्या है? कोई नंबर आ जाता है, कोई मैग्नीट्यूड आ जाती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं, ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। ए से मुराद कोई एक वेक्टर है, बी से मुराद कोई एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? डॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो इनका आंसर आ रहा है वो ए बी कॉस थीटा है। ए क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और थीटा क्या था? थीटा हमारे पास ए और बी की टेल के दरमियान में बनने वाला एंगल था। यानी कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास वेक्टर ए है और ये मान लीजिए मेरे पास वेक्टर बी है, तो जो थीटा है ना, ये चीज़ है। थीटा को हम म्यूचुअल एंगल बिटवीन द वेक्टर्स भी कहते हैं। क्लियर है? म्यूचुअल एंगल बिटवीन द वेक्टर्स यानी कि एक पॉइंट जहां पे दोनों वेक्टर की टेल मिल रही है तो इनके दरमियान में जो बनने वाला एंगल होता है ना भाई साहब, इस एंगल को हमारी किताब वाले या जो बुजुर्गाने फिजिक्स हैं वो क्या कहते हैं? म्यूचुअल एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और हमने बात की थी पूरे तफसील से कि ये जो एंगल होता है, दिस एंगल कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री और कैन बी लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। आसान तरीन भाषा में ये एंगल आपका 0 और 180 के दरमियान में कहीं पर भी लाए कर सकता है। क्लियर हो गया? फिर हमने ये बात की थी कि जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि ये डॉट प्रोडक्ट हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। गोया कि जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा डॉट प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। कॉस थीटा नेगेटिव होगा, डॉट प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा। कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, डॉट प्रोडक्ट भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। भाई यही मतलब है ना इस पे डिपेंड करने का। तो चलो देखते हैं जरा। हमने बात की थी कि हमारे पास कॉस के 3 अहम वैल्यूज़ हैं। कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री
और कॉस 180 डिग्री। ये सब चीज़ें रिवाइज करा रहे हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि बच्चे हमने आज की क्लास में सीखना है प्रोजेक्शन क्या होती है, प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे कैसे उसमें से सवाल बनते हैं हमसे, और सबसे अहम क्वेश्चन जो मैं कहूँगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, वो ये कि अक्सर बच्चे के जहन में क्वेश्चन आता है, वो अगर टीचर से ना भी पूछ सके तो भी जहन में आता है कि डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में कॉस थीटा क्यों आता है। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में कॉस थीटा क्यों आता है। इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में साइन थीटा क्यों आता है और यहां पे कॉस थीटा क्यों आता है। तो इसका आंसर आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, हमें पता है कॉस 0 डिग्री क्या होता है, +1, कॉस 90 डिग्री होता है 0, कॉस 180 डिग्री होता है -1। अब सर इनमें खास बात क्या है? बेटे खास बात ये है, ये जो आपके सामने +1 लिखा हुआ है ना कॉस 0 डिग्री, ये कॉस थीटा की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है। यानी कि आप कैलकुलेटर उठाओ और उसमें कॉस के आगे जो एंगल दिल करता है वो पुट कर दो। आप कोई सा भी एंगल पुट करोगे, कॉस की वैल्यू +1 से बड़ी नहीं आ सकती। +1 आखिरी वैल्यू है जो कॉस थीटा का फंक्शन दे सकता है, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। सिमिलरली 90 डिग्री के ऊपर कॉस 90 0 होता है। सिमिलरली कॉस 180 डिग्री के ऊपर क्या होता है, ये मैक्सिमम नेगेटिव होता है, मतलब -1 से छोटी वैल्यू कॉस थीटा नहीं दे सकता। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट हमारा इस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि जब थीटा 0 डिग्री होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, तब कॉस थीटा चूंकि मैक्सिमम पॉजिटिव है, तो मैं कहूंगा जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट भी हमारा कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे। जब कॉस थीटा मैक्सिमम पॉजिटिव होगा तो उसी थीटा के ऊपर डॉट प्रोडक्ट भी कैसा होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव। यानी कि पैरेलल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। अच्छा, 90 डिग्री के ऊपर कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, यानी कि जब थीटा 90 डिग्री होगा उस वक्त मैं ये कह सकता हूं कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। कैसे पता चला? देखो यहां से पता चला, अगर मैं cos थीटा की जगह 0 लिख दूं और आगे पीछे कोई भी वैल्यू आती रहे तो डॉट प्रोडक्ट ने क्या हो जाना है, 0। भाई 0 है ना, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ आ गया? यानी कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है या नॉर्मल है, ये तीनों टर्म्स परपेंडिकुलर के लिए होती हैं, तो अल्टीमेटली डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। हमें पता है ये बात। सिमिलरली अगर थीटा 180 डिग्री है, देखो 180 लिखा हुआ है, तो हमें पता है cos 180 डिग्री है -1 का मतलब है मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। मैक्सिमम नेगेटिव का मतलब मैं ये कह सकता हूं जो मेरा डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम नेगेटिव। क्लियर हो गया? डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये जो 0 वाला डॉट प्रोडक्ट होता है इसको हम मिनिमम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि वेक्टर के अंदर प्लस या माइनस साइन डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर है ना? प्लस या माइनस साइन ये शो करता है कि आपका जो वैल्यू है वो इधर है या इधर है। तो मैक्सिमम या मिनिमम का ताल्लुक आप नंबर से ही हमेशा करोगे, यानी कि अगर एक जगह 4 आ रहा है, एक जगह 0 आ रहा है और एक जगह -4 आ रहा है, तो इनमें सबसे कम नंबर 0 वाला होगा। वेक्टर्स की दुनिया में प्लस या माइनस का ताल्लुक किससे होता है, डायरेक्शन से। अभी तक हमने जो बातें करी हैं जल्दी से इनको रिवाइज कर लो। हमने ये देखा कि डॉट प्रोडक्ट का फंक्शन डिपेंड करता है कॉस थीटा के ऊपर। तो हमने बोला जब कॉस थीटा मैक्सिमम पॉजिटिव तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव, कॉस थीटा मैक्सिमम नेगेटिव तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम नेगेटिव, कॉस थीटा 0 तो डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि अपने पास आप ये चीज नोट कर सकते हो, स्टैब्लिश कर सकते हो कि पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है मैक्सिमम पॉजिटिव, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है 0, एंटी पैरेलल या अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है मैक्सिमम नेगेटिव। क्लियर हो गया? कॉपी कर लो, आगे चलें। ठीक है बेटे, 3 पॉइंट तो आपने ये नोट कर लिए। अब जरा यहां देखो, आपको नजर आ रहा है cos 0 डिग्री है +1 और cos 90 डिग्री है 0। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जब तक आपके पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है, तब तक आपका cos थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देखो नजर आ रहा है? अपने बात नोट कर लो, cos 0 डिग्री होता है +1, cos 30 डिग्री होता है √3/2 यानी कि 0.8 समथिंग आएगा, cos 45 डिग्री होता है +0.707, cos 60 डिग्री होता है +0.5। तो क्या बताया मैंने कि जब तक थीटा 0 और 90 के दरमियान में, थीटा ग्रेटर देन 0 है लेस देन 90 है, तब तक cos थीटा कैसे होगा, पॉजिटिव। जिसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा डॉट प्रोडक्ट भी कैसा होगा,
पॉजिटिव। यही बात हमने पहले भी की थी। इसी तरह से अब जरा यहां देखो, cos 90 डिग्री है 0 और cos 180 क्या है -1। आप दरमियान में cos 120 निकाल के देखना, cos 150 निकाल के देखना और cos 180 देखना। आपको नजर आएगा कि 90 और 180 डिग्री के दरमियान में cos का फंक्शन जो वैल्यू देता है वो कैसी होती है, नेगेटिव देते हैं। ठीक है, जो मैथ्स वाले हैं उन्होंने ये चीज पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड थीटा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। इसके ऊपर आप देखोगे तो आपको मिलेगा आपका cos थीटा कैसा है, नेगेटिव है। और चूंकि डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्टली cos थीटा आ रहा होता है तो हम ये कहेंगे कि आपके पास जब cos थीटा नेगेटिव होगा तो डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, नेगेटिव। और अगर आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री है, गौर से देखना यहां थीटा लेस देन 90 डिग्री की बात चल रही है, अगर आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो ऐसे थीटा को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या नाम देते हैं, एक्यूट एंगल। अगर आपका थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, अगर आपका थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या नाम देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो 5 पॉइंट्स अपनी फिंगर टिप्स पे ले आना। पहला, पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है मैक्सिमम पॉजिटिव, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है 0, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है मैक्सिमम नेगेटिव। अगर थीटा 90 से छोटा है, 0 या 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी कि एक्यूट एंगल है, दो वेक्टर्स के दरमियान में एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है, इस केस के अंदर जो डॉट प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉस का फंक्शन पॉजिटिव होगा। अगर एंगल ऑब्ट्यूस है, यानी कि 90 से बड़ा एंगल है और 180 से छोटा है, तो अल्टीमेटली cos थीटा कैसा होगा, नेगेटिव, और डॉट प्रोडक्ट भी कैसा होगा, नेगेटिव। अच्छा, एंगल 180 से ग्रेटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये भी समझ लो भाई। मान लो एक वेक्टर आपके पास ये है, इसको कहा ये वेक्टर ए है, इसे कह दिया लेट से ये हमारे पास वेक्टर ए है। एक वेक्टर लेट से ये वेक्टर बी है। क्लियर है, दो वेक्टर हो गए। अब आप नोट करोगे तो मेरा बेटा हमारे पास एंगल दो बन रहे हैं यहां पे, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये वाला बन रहा है, नजर आ रहा है। अब इनमें से ये वाला जो एंगल होगा ये आपके पास स्मॉल एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये आपके पास कौन सा होगा, ये आपके पास ग्रेटर एंगल होगा। तो याद रखिएगा, हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट निकालते हुए ये जो म्यूचुअल एंगल की डेफिनेशन है ना, म्यूचुअल एंगल हमेशा स्मॉलर एंगल होता है। म्यूचुअल एंगल हमेशा कैसा होता है, स्मॉलर एंगल। हमेशा याद रखिएगा ये बात। क्लियर है। इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि आपके पास ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, इसमें जो पहला और दूसरा क्वाड्रेंट होता है, इसमें कॉस की सारी वैल्यूज आ जाती हैं। जब आप तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में जाते हो तो कॉस अपनी वही वैल्यूज रिपीट करता है जो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में ऑलरेडी आ चुकी थी। तो क्या जरूरत है हमें इन क्वाड्रेंट के एंगल लेने की। हम क्या करते हैं, हम हमेशा स्मॉल एंगल कंसीडर करते हैं। हमेशा ऐसे ही होगा। मतलब आपके पास कोई भी किसी भी जगह पे एंगल बना लो, एक छोटा एंगल बनेगा, एक बड़ा एंगल बनेगा। आपने हमेशा कौन सा कंसीडर करना होता है, स्मॉलर एंगल। ये सब बातें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि जब आप किताब पढ़ो तो आपका मसला हल हो जाए। क्लियर है। ऐसा ना हो किताब पढ़ रहे हो, वो लग रही हो फ्रेंच में लिखी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रही, ऊपर से जा रही है। ठीक है, तो फ्रेंच में नहीं लिखी होती, हमारी बेसिक्स कमजोर होती हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। ये 5 चीजें आपने नोट डाउन कर ली। तो ये हमारी बेसिक्स थी जिसके लिए मैं आपको वो लेक्चर देखने को रिकमेंड कर रहा था। अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब देखो बेटा, प्रोजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट आपने आज तक पढ़ा होगा ना, पहले वही कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको मैं। देखो, प्रोजेक्शन के हवाले से आपने ये चीज पढ़ी होगी या आपको आपके कोचिंग के टीचर या मिस ने आपको ऐसे कुछ पढ़ाया होगा। उन्होंने कहा होगा भाई मान लो ये हमारे पास एक कोई वेक्टर है जिसका नाम वेक्टर ए है। बिल्कुल ठीक है सर। एक कोई यहां वेक्टर है, इसका नाम मान लो क्या है, वेक्टर बी है। उन्होंने कहा कि आप क्या करो, आप यहां पे वेक्टर बी के बना लो दो हिस्से, दो टुकड़े बना लो। बना लिए सर। एक ये रहा जिसका नाम है बी वाई और एक ये रहा जिसका नाम है बी एक्स। और यहां एंगल बन रहा है आपका थीटा। बी एक्स हो गया हमारा बी कॉस थीटा। अब तक हम ये बात कई दफा पढ़ चुके हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बहुत तफसील से बहस की थी इस पे। अब आपको उन्होंने कहा होगा भाई प्रोजेक्शन क्या होती है। प्रोजेक्शन के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा शैडो ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का शैडो या साया, साया बनता है ना हमारा, धूप में निकलते हैं तो साया बन रहा होता है, सही है, साया बनता है ना।
अंग्रेज दानों के लिए लिख दिया मैंने साया बेटे, शैडो को कहते हैं, जो परछाई बनती है उसे शैडो कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डेफिनेशन गलत है, लेकिन ये डेफिनेशन आपकी इनकम्प्लीट है। कैसे इनकम्प्लीट है, क्यों है, अभी आपको सब पता चल जाएगा। बस थोड़ी देर तक इसको आपने फॉलो करना है और पहले जरा प्रॉपर डेफिनेशन समझ लो कि प्रोजेक्शन है क्या, किस बला का नाम है। पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पोस्टमार्टम कर देंगे कॉन्सेप्ट का। देखो भाई, मेरे पास दो वेक्टर थे, एक वेक्टर बी था, एक वेक्टर ए था, और म्यूचुअल एंगल था थीटा। जब भी मैं कहूं ना म्यूचुअल एंगल, मतलब दोनों वेक्टर की टेल के दरमियान में, टेल बोले तो दुम के दरमियान में बनने वाला एंगल क्या है, थीटा। मैंने वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स बनाए जो हमने सीखा था। मैंने वेक्टर बी को रिजॉल्व कर दिया दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, एक बी एक्स और एक बी वाई। दो में क्यों करा, क्योंकि ये वेक्टर बी एक प्लेन में बना हुआ है, ये पूरा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं कहूंगा जो बी एक्स है ये मेरे पास है बी पैरेलल, जिसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, बी पैरेलल। ये दो डंडियां जो है ना ये पैरेलल के लिए, B11 ना समझो, इसलिए मैंने यहां पे पहले बी पैरेलल लिख दिया। B11 ना समझो इसको आप, बी पैरेलल है ये। इसी तरह इसको मैं कह सकता हूं ये मेरे पास है बी परपेंडिकुलर, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। अब गौर से देखो, वेक्टर बी के आपको दो हिस्से, दो कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, एक बी पैरेलल है, एक बी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर या पैरेलल किससे, वेक्टर ए से। गौर से देखो आपको भाई, इन दो कंपोनेंट्स के दरमियान का एंगल कितना है हमारे पास, 90 डिग्री एंगल है इन दोनों के दरमियान का। आपको वाज़ेह तौर पे दिख रहा है जो एक बी पैरेलल है वो वेक्टर ए के ऊपर लाई कर रहा है, वेक्टर ए के साथ पैरेलल है। जो बी परपेंडिकुलर है वो वेक्टर ए के साथ एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री का। यानी कि मैं कह सकता हूं मैंने वेक्टर बी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। वन ऑफ देम इज बी पैरेलल एंड द अदर वन इज बी परपेंडिकुलर। ऐसे ही दिख रहा है, एक बी पैरेलल है और एक बी क्या है, परपेंडिकुलर है। बी पैरेलल के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, बी कॉस थीटा, और बी परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, बी साइन थीटा। ये हमेशा याद रखना, ऐसे ही होता है। परपेंडिकुलर में हमेशा साइन थीटा आता है और पैरेलल में हमेशा कॉस थीटा आता है। सर आपको कैसे पता चला, भाई ऐसे पता चला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो मुझे याद है ना, सम पीपल हैव साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर्स, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये तो बताया मैंने, परपेंडिकुलर में हमेशा क्या आता है, साइन थीटा, और बेस में हमेशा क्या आता है, कॉस थीटा। क्लियर हो गया, या पैरेलल में हमेशा क्या आता है, कॉस थीटा। तो ये जो चीज है ना आपके पास बी पैरेलल, क्या मैं इसे कह सकता हूं जो बी पैरेलल है ये क्या है, ये है वेक्टर बी का कंपोनेंट, ये है वेक्टर बी का कंपोनेंट जो ए के अलोंग लाई कर रहा है। हाँ या ना, कह सकता हूं, क्या कहूंगा, यह है वेक्टर बी का वो हिस्सा, वो कंपोनेंट जो ए के अलोंग लाई कर रहा है। इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। सर आपने ऐसे ही इतनी लंबी छोटी डेफिनेशन बताई, हमें शैडो से भी यही बात समझ में आई भी थी। आप ऐसी जो है ना बस ऐसी लंबी कर दी आपने, ठीक है। परेशान नहीं हो, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखो तो सही आपका एग्जामिनर पे शैडो वाली डेफिनेशन पे आपको कैसे तंग करता है। तो कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से, इसीलिए ठीक है। वंस अगेन, आपने वेक्टर बी के दो हिस्से बनाए, दो कंपोनेंट्स बनाए। सर दो क्यों बनाए, तीन क्यों नहीं बनाए, ये बहस पहले भी हो चुकी है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के मैक्सिमम 3 बन सकते हैं अगर वो स्पेस में होगा। प्लेन में होगा तो 2 बन सकते हैं, एक्सिस पे होगा तो एक ही बन सकता है। वैसे किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बन सकते हैं अगर रेक्टेंगुलर की शर्त ना लगाओ। वेक्टर एडिशन में पूरी बहस हुई है इस पे। तो आपने दो कंपोनेंट बना लिए, एक बी पैरेलल है और एक बी परपेंडिकुलर है। जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो ए के अलोंग लाई कर रहा है, ए के पैरेलल लाई कर रहा है, ए की डायरेक्शन के अलोंग है। जो परपेंडिकुलर वाला है वो उससे 90 डिग्री का एंगल बना के मौजूद है। तो आपने कहा जो वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के अलोंग लाई कर रहा है उसे आपने कहा ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। इसे लिखेंगे कैसे, इसे ऐसे लिखेंगे बी ए, बी का प्रोजेक्शन ए पर। तो अब प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्या समझ में आई, क्या मैं ये कह सकता हूं प्रोजेक्शन की डेफिनेशन ये होती है एक वेक्टर का हिस्सा जो दूसरे वेक्टर पे लाई कर रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन। एक वेक्टर का हिस्सा जो दूसरे वेक्टर पर लाई कर रहा हो, दूसरे वेक्टर के अलोंग लाई कर रहा हो, मतलब दूसरा वेक्टर ऐसे लाई कर रहा है
तो एक वेक्टर का हिस्सा जो दूसरे के अलोंग इस लाइन पे लाई कर रहा हो, जो दूसरे वेक्टर की लाइन पे लाई कर रहा हो, उसको हम कहेंगे पहले की प्रोजेक्शन दूसरे पे। तो पहले तो प्रोजेक्शन की डेफिनेशन लिख लेना अपने पास। कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर लाइंग ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड। component of one vector lying onto the direction of second vector is defined as the projection of first vector on the second vector। यानी कि अगर मैं लिखता हूं ना BA, तो ये हमेशा क्या होगा, B cos थीटा। एक चीज यहां से अपने पास क्लियर कर लेना कि प्रोजेक्शन के फॉर्मूले में हमेशा क्या आएगा, cos थीटा। ये बात क्लिक कर रही है जहन में। प्रोजेक्शन में अभी डॉट प्रोडक्ट की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हम, यहां पे कोई बात नहीं करी मैंने डॉट प्रोडक्ट की, मैंने कोई बात ही नहीं करी, वो स्टार्ट में बताया था, खत्म हो गया, प्रोजेक्शन पढ़ा रहा हूं। अभी मैं ये बोल रहा हूं प्रोजेक्शन के फॉर्मूले में हमेशा cos थीटा आएगा। क्यों सर? सिंपल है भाई, जब भी आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करोगे, दो कंपोनेंट बनेंगे, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। किसी को भी रिजॉल्व करके देख लो, दो ही बनेंगे ना भाई, एक पैरेलल बनेगा, एक परपेंडिकुलर। आप एक को भी चाहो तो रिजॉल्व करके देख सकते हो। देखो, ये सपोज करो मेरे पास वेक्टर बी है, ये सपोज करो मेरे पास वेक्टर ए है। अगर मैं ए को भी रिजॉल्व करना चाहूं ना यहां पे, तो ए के भी दो ही कंपोनेंट्स बनते हैं। देखो कैसे, देख रहे हो, वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स जो बन रहे हैं यहां पे। एक मिनट, ये देखो, आप नोट करो, ये वाला जो कंपोनेंट है ये है ए पैरेलल, और ये क्या है, ए परपेंडिकुलर। और ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और ये क्या है आपके पास, दिस इज थीटा। गौर से देखो, नजर आ रहा है इसके अंदर, ए वेक्टर के भी दो ही कंपोनेंट्स बने हैं। एक ये वाला कंपोनेंट ए पैरेलल, ये जो ए पैरेलल है वो ए का कंपोनेंट है बी के अलोंग, और दूसरा क्या है, ए परपेंडिकुलर। यानी कि ए वेक्टर को मैंने ऐसे तोड़ दिया दो हिस्सों में। ये मेरा ए वेक्टर था जिसको मैंने ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अब ये जो है, ये मेरा ए पैरेलल है जो ऐसे बी वेक्टर के डायरेक्शन में लाई कर रहा है, और ये क्या है, ए परपेंडिकुलर है। तो बताने का मकसद ये है कि जब भी आप वेक्टर को रिजॉल्व करोगे, दो ही कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कॉस वाला होगा और एक साइन वाला। अब इसके अंदर देखो, ये थीटा के साथ वाला है तो ये कॉस वाला होगा, नहीं तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगा के देख सकते हो। देखो कैसे भाई, आपको पढ़ाते हुए बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस कौन सी साइड होती है, जहां दो एंगल लाई करते हैं वो बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। यहां देखो, यहां दो एंगल लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, बेस हो गया। 90 के सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या आता है, साइन थीटा, यानी कि यहां क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। इसी तरह बेस में क्या आता है, बेस में आता है कॉस थीटा, यानी कि यहां क्या आएगा, यहां पे आएगा कॉस थीटा। क्लियर है? ये बात तो हम बहुत पहले एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि बेस हमेशा नीचे वाली साइड नहीं होती, जिस साइड पे दो एंगल आते हैं वो आपकी क्या होती है, बेस होती है। क्लियर है? तो प्रोजेक्शन का डेफिनेशन क्या बना, एक वेक्टर का हिस्सा जो दूसरे वेक्टर के अलोंग लाई कर रहा हो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन। सेट हो गया। फिर मैंने कहा प्रोजेक्शन के फॉर्मूले में हमेशा क्या आएगा, कॉस थीटा, क्योंकि जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो हमेशा कॉस वाला होगा, और परपेंडिकुलर हमेशा कौन सा वाला होगा, साइन वाला। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ए का प्रोजेक्शन बी पे बताइए, तो आप बोलोगे क्या है, ए कॉस थीटा। मैं कहता हूं मुझे सी का प्रोजेक्शन डी पे बताइए, आप क्या बोलोगे, सी कॉस थीटा। यानी कि याद करने का तरीका क्या है, जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन है उसका कॉस वाला कंपोनेंट लिख दो। सी वेक्टर की प्रोजेक्शन है उसका कॉस वाला कंपोनेंट, बी की प्रोजेक्शन है उसका कोसाइन कंपोनेंट क्या है, प्रोजेक्शन है। क्योंकि प्रोजेक्शन है क्या, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर लाइंग ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन। क्लियर हो गया? चलो इतनी चीज कॉपी करो, आगे देखते हैं जरा। अच्छा बेटे, जो अभी हमने बात करी है ना, उसी बात को अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर करके ड्रॉ करके दिखा दूं। ये सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है, ये सपोज करो मेरे पास दूसरा वेक्टर है। हम यह थोड़ा सा छोटा ही बना दिया जाए। लेट्स से इस वेक्टर का नाम वेक्टर ए है, लेट्स से इस वेक्टर का नाम वेक्टर बी है। सिमिलरली अगर मैं यही दो वेक्टर दोबारा यहाँ बना लूँ, ठीक है, नहीं भी अगर तुम्हें लग रही हो ना ये बराबर है, तो अज्यूम कर लेना ये दोनों एक जैसे वेक्टर से मैंने दो बार बनाए हैं। ठीक है मेरा बेटा,
इस वाले केस में मैं क्या करने लगा हूं, दोनों केस में दरमियान का जो एंगल है ना वो थीटा बराबर है, यानी कि अगर यहां 30 डिग्री है, यहां भी कितना है हमारे पास 30 डिग्री है, एक बराबर एंगल हमारे पास है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स बना रहा हूं। वही बात जो अभी पढ़ी थी ना उसकी थोड़ी और क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मेरे लिए चीज़ों को समझाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं वेक्टर ए के अब यहाँ कॉम्पोनेंट्स बनाता हूँ ना बच्चे, तो एक मिनट, ये जनाब मैंने वेक्टर ए के कंपोनेंट्स बनाए। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये मेरे पास यहाँ पे वेक्टर बी भी लाई कर रहा है। ये वेक्टर बी की लाइन है जो मैंने ब्लू से बनाई हुई है, ये वेक्टर बी की लाइन है, वेक्टर बी है ये, और ये मैंने वेक्टर ए के कंपोनेंट्स बना लिए। अब देखो मेरा बेटा, जो मैं ये अब देखो यहाँ पे एंगल कितना है, ये 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है। अब देखो यहाँ पे मेरा बेटा मैंने क्या किया है, ये मैंने वेक्टर बी को रिजॉल्व किया है दो कंपोनेंट्स में, एक है बी पैरेलल और एक कौन सा है बी परपेंडिकुलर। बी पैरेलल का फॉर्मूला क्या आ रहा है मेरे पास, बी कॉस थीटा, और बी परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या आ रहा है यहाँ पे, बी साइन थीटा। सर कैसे, क्योंकि बेटे ये वाली जो साइड है ये पूरी किसके बराबर हो जाएगी, बी के बराबर। अब ये राइट एंगल आपके पास एक ट्राइंगल है, इसमें देखो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो बेस के फॉर्मूले में क्या आता है कॉस, परपेंडिकुलर में क्या आता है साइन। अब यहां देखो ये आपके पास पूरा एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, ये दो रेड साइड और एक ये वाली साइड, इसमें ये वाली पूरी साइड की लेंथ क्या हो जाएगी ए। तो ये जो आपका ए पैरेलल है मेरा बेटा, ये ए पैरेलल क्या निकल के आएगा, ए कॉस थीटा। ये जो आपका ए परपेंडिकुलर है, ये ए परपेंडिकुलर क्या निकल के आएगा, ए साइन थीटा। तो मैं क्या कहूंगा, ये बेसिकली ए का वो कंपोनेंट है जो बी के अलोंग लाई कर रहा है, ठीक है। ये मेरे पास बी का वो कंपोनेंट है जो ए के अलोंग लाई कर रहा है। पॉइंट समझ आ गया। यानी कि यहां पे मैं कहूंगा दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और यहां पे दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। पॉइंट समझ आ रहा है। ये बी का प्रोजेक्शन है ए पे, ये ए का प्रोजेक्शन है किस पे, बी पे। बिल्कुल आसान तरीन जबान में। पहली, शेडो की डेफिनेशन इनकम्प्लीट होने के रीजन देखो, शेडो या साया हमेशा कहां बनता है, जमीन पे। तो अगर आप प्रोजेक्शन को शेडो के मायना में लेके जाओगे ना, तो आपको ये वाली डायग्राम जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें देखो ए का शेडो ऊपर बन रहा है। अब ये कौन सी दुनिया है जिसमें साया ऊपर बन रहा होता है। अगर आप किसी जगह पे हो और साया ऊपर बन रहा हो तो भाइयों वाली बात मानना और वहां से निकल लेना, क्योंकि ये साया ऊपर नॉर्मल रूटीन में नहीं बनता भाई। सही है, ऊपर उस चीज का साया होगा जो ऊपर ही मौजूद होगी। आपका साया कैसे ऊपर बन जाएगा, आपका साया तो नीचे बनेगा, क्योंकि आपके लिए लाइट सोर्स ऊपर है, साया नीचे बनना चाहिए। तो शेडो वाली डेफिनेशन ना वो छोटे मासूम बच्चे जो होते हैं पानी को मम्मम बोलने वाले, उनको बताने के लिए ठीक है। आप बड़े हो गए हो, अब आपके लिए शेडो वाली डेफिनेशन नहीं है। वो कॉन्सेप्ट पढ़ो जो किताब में लिखा हुआ है और आपको समझ में आएगा। एक वेक्टर का हिस्सा जो दूसरे वेक्टर के अलोंग लाई कर रहा होता है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। यहां पे ए के मैंने दो कंपोनेंट बनाए, ए पैरेलल एंड ए परपेंडिकुलर। बी के दो बनाए, बी पैरेलल एंड बी परपेंडिकुलर। तो ये जनाब बी का प्रोजेक्शन ए पे, ये जनाब ए का प्रोजेक्शन बी पर। क्लियर हो गया, समझ आ गई, प्रोजेक्शन हमें अच्छे से क्लियर हो गया। तो हमने ये भी देख लिया कि प्रोजेक्शन के फॉर्मूले में हमेशा क्या आता है, कॉस ऑफ थीटा। और क्यों आता है कॉस थीटा, क्योंकि ये एक वेक्टर का कंपोनेंट होता है दूसरे वेक्टर के अलोंग। समझ गए हम यहां से। अब थोड़ा सा चीज को विजुअलाइज करते हैं, थोड़ा और हमें बात अच्छे से क्लियर होगी। जरा समझना, देखो मान लो मेरे पास एक जो है ना ये ब्लैक मार्कर है और एक ये ब्लू मार्कर है। बस सेट, सब नजर आ रहा है, आ रहा है। एक मान लो मेरा बेटा मेरे पास ये ब्लैक मार्कर है, एक ये ब्लू मार्कर है। अगर मैं ब्लैक मार्कर के दो टुकड़े करूं, दो टुकड़े से तोड़ के नहीं, दो कंपोनेंट्स बनाऊं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट। किसके पैरेलल, ब्लू मार्कर के। ब्लैक मार्कर के दो कंपोनेंट बनाए, एक ये वाला यानी इतना बनेगा पैरेलल और एक इतना बनेगा परपेंडिकुलर। क्लियर है, सेट। अब गौर से देखो, जब मैं थीटा को कम कर रहा हूं, जैसे जैसे थीटा कम हो रहा है वैसे वैसे ये वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। गौर से देखो, देखो अभी यहां पर है थीटा, कोई ना कोई थीटा की वैल्यू होगी, उस पे ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो ऐसे बन रहा होगा, ये पैरेलल कंपोनेंट है जो ऐसे बन रहा होगा। जैसे जैसे मैं इसको नीचे लेकर आ रहा हूं, थीटा कम कर रहा हूं, वैसे वैसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट छोटा होता जा रहा है और पैरेलल कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है। जब मैं लाते लाते इसको बिल्कुल ऐसे पैरेलल कर दूंगा,
यानी कि ब्लैक मार्कर पूरा ब्लू मार्कर पे लाई कर रहा है। अब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया? 0, और पैरेलल कंपोनेंट मैक्सिमम हो गया। हाँ या ना? क्यों मैक्सिमम हो गया? भाई ब्लैक मार्कर पूरा ही ब्लू मार्कर की लकीर में लाई कर रहा है। भाई इसको ऐसे समझो, मेरे पास एक वेक्टर है, ये मान लो मेरा वेक्टर बी है, ठीक है, और मान लो ये मेरे पास वेक्टर ए है। अगर मैं बोलूं ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या होगा, तो आप बोलोगे ए का प्रोजेक्शन बी पे जो होगा वो पूरा ए के ही बराबर होगा, क्योंकि पूरा वेक्टर ही अब तो बी के अलोंग लाई कर रहा है, क्योंकि अब तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कोई है ही नहीं। तो वही तो बात बता रहा हूं, जैसे जैसे आप थीटा कम करते जा रहे हो, थीटा कम करते जा रहे हो, थीटा कम करते जा रहे हो, तो प्रोजेक्शन क्या हो रही है? बढ़ रही है, पैरेलल कंपोनेंट, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या है? देखो वापस देखो, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये पैरेलल कंपोनेंट, तो प्रोजेक्शन क्या होगी? ब्लैक मार्कर की प्रोजेक्शन ब्लू मार्कर पे क्या होगी? ब्लैक मार्कर का वो हिस्सा जो ब्लू के साथ पैरेलल में लाई कर रहा है, तो वो यही वाला है। जैसे जैसे थीटा कम हो रहा है, ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि मैं कहूंगा जब दोनों के दरमियान में थीटा 0 डिग्री है, जब थीटा क्या है? 0 डिग्री है, तो प्रोजेक्शन है मैक्सिमम। पहला पॉइंट समझ आया? जब थीटा 0 डिग्री है तो मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास जो प्रोजेक्शन है एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे, वो कैसी है? मैक्सिमम। क्लियर हो गया? इसको मैं कह रहा हूं ये है मैक्सिमम पॉजिटिव। अब मैक्सिमम पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं है, अभी समझ में आएगा, परेशान नहीं होना, सब समझ में आएगा। फिलहाल ऐसे समझ लो मैक्सिमम है, ठीक है। और साथ में आपने ये भी देखा, ये एमसीक्यू में पूछता है अक्सर, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में थीटा कम होता जा रहा है तो अल्टीमेटली जो प्रोजेक्शन है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रोजेक्शन है क्या? एक वेक्टर का हिस्सा जो दूसरे वेक्टर पे लाई कर रहा है। अभी देखो, ये अभी देखो सारा का सारा पैरेलल है, परपेंडिकुलर है ही नहीं, यानी कि प्रोजेक्शन मैक्सिमम है। जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ा रहा हूं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और पैरेलल कंपोनेंट पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नजर आ रहा है? यानी कि पैरेलल कंपोनेंट छोटा हो रहा है, प्रोजेक्शन छोटी हो रही है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बढ़ रहा है। जब आप बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री पे आ जाओगे, 90 का एंगल बना रहा है, अब ये जो ब्लैक मार्कर है, क्या इसका कोई हिस्सा ब्लू पे लाई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, सारा का सारा इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है। ब्लू पे इसका कोई हिस्सा आ ही नहीं रहा, या आपकी जबान में कहें तो कोई शेडो नहीं आ रहा। भाई देखो ना, इधर ये ब्लैक मार्कर है, इसका क्या कोई हिस्सा ब्लू पे आ रहा है? नहीं आ रहा। भाई ऐसे था जब आपने रिजॉल्व किया तो एक हिस्सा ये आया, एक हिस्सा ये आया, पीछे लेकर गए, ये वाला हिस्सा छोटा हो गया, ये वाला हिस्सा बड़ा हो गया। जब आपने बिल्कुल 90 डिग्री कर दिया इनके दरमियान का एंगल, तो प्रोजेक्शन 0 हो गई, प्रोजेक्शन 0 हो गई। क्यों? क्योंकि सारा का सारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट है ही नहीं। यानी कि मैं कहूंगा जब कभी भी मेरे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, इस केस के अंदर जो मेरा प्रोजेक्शन है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हो ना इसको मैथमेटिकली समझो, तो देखो यहां से मैथमेटिकली समझ सकते हैं। प्रोजेक्शन के फॉर्मूले में हमेशा क्या आता है? कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। यानी कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होगा, तो मैंने बिल्कुल ठीक बात आपको विजुअलाइज कराई है कि प्रोजेक्शन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सिमिलरली यहां से देखो, कॉस 0 डिग्री पे होता है मैक्सिमम पॉजिटिव, तो मैंने बिल्कुल ठीक विजुअलाइज कराया, क्योंकि प्रोजेक्शन में क्या आता है? कॉस थीटा। तो 0 डिग्री के ऊपर चूंकि कॉस थीटा मैक्सिमम पॉजिटिव होता है, प्रोजेक्शन भी कैसी होगी? मैक्सिमम पॉजिटिव। विजुअलाइज करते चल रहे हैं अभी हम, देखते चलो। अब अगर मैं इसकी कहानी को थोड़ा चेंज कर दूं, यानी कि अभी तक देखो हम क्या कर रहे थे, 2 पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब जरा देखो इधर, और साथ हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके पास जो प्रोजेक्शन है वो बेसिकली क्या होगी? कम होती जाएगी। थीटा 90 पे जाके प्रोजेक्शन फाइनली क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अच्छा, अभी तक देखो बेटे क्या चल रहा था, अभी तक हिसाब किताब कुछ ऐसा चल रहा था। ये मान लीजिए आपके पास एक कोई वेक्टर ए था, ये मान लीजिए कोई वेक्टर बी था, ठीक है। अगर मैं यहां वेक्टर बी के कंपोनेंट्स बनाता हूं, तो ये एक कंपोनेंट है बी परपेंडिकुलर, और ये प्रोजेक्शन नहीं है, हमें पता है। एक कंपोनेंट ये है बी पैरेलल, और ये प्रोजेक्शन है, ये भी हमें पता है, क्योंकि वेक्टर बी का हिस्सा जो ए के अलोंग लाई कर रहा है, ये प्रोजेक्शन है। अच्छा, अब अगर मैं वेक्टर बी को थोड़ा चेंज करके बनाता हूं, ये समझ लो मेरे पास वेक्टर ए है, और ये मान लो मेरे पास अब की बार वेक्टर बी है। अब अगर मैं इसके रिजॉल्व करता हूं इसको, तो भाई साहब एक कंपोनेंट ये बनता है, ये वही है बी परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट ये बनता है, ये वही है बी पैरेलल। सर ये तो एंटी पैरेलल है। हाँ एंटी पैरेलल है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ाते हुए बताया था, एक होता है मेरे पास लाइक पैरेलल, जिसको आप सिर्फ पैरेलल कहते हो,
एक होता है मेरे पास अनलाइक पैरेलल, जिसको आप एंटी पैरेलल कहते हो। क्लियर है? तो भाई लाई तो एक ही डायरेक्शन के अलोंग ही कर रहे हैं ना। भाई ये देखो, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, ये डॉटेड लाइन वही है ना जिसके अलोंग ए लाई कर रहा है, हाँ या ना? तो बी का ये कंपोनेंट भी तो इसी लाइन के अलोंग लाई कर रहा है। डायरेक्शन उल्टी है मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ये जो ब्लू लाइन है, क्या मैं कह सकता हूं इस ब्लू लाइन के अलोंग, इस ब्लू लाइन के साथ में, इस ब्लू लाइन के साथ में ए लाई कर रहा है, इसी ब्लू लाइन के पैरेलल में या इसी ब्लू लाइन के अलोंग में बी लाई कर रहा है। वो मुझे दिख रहा है कि डायरेक्शन उल्टी है, डायरेक्शन उल्टी है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं नेगेटिव प्रोजेक्शन। क्या नाम देते हैं? नेगेटिव प्रोजेक्शन। क्योंकि यहां पे दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव प्रोजेक्शन। फर्क समझ आ रहा है? एक होता है नेगेटिव प्रोजेक्शन, एक क्या होता है? पॉजिटिव प्रोजेक्शन। क्या फर्क है? पॉजिटिव प्रोजेक्शन में जो वेक्टर का हिस्सा है उसका डायरेक्शन और जिस वेक्टर पे वो लाई कर रहा है उसका डायरेक्शन एक ही तरफ होता है। क्या बोला? पॉजिटिव प्रोजेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर है उसका डायरेक्शन और जिस पर वो लाई कर रहा है उसका डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ होते हैं। नेगेटिव प्रोजेक्शन में कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर और जिस वेक्टर पर वो लाई कर रहा है दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, 180 डिग्री होता है इनके दरमियान में। क्लियर है? अब यहां देखो जरा, अब जरा यहां वापस समझना। देखो, जब तक आपके पास 0 डिग्री था ये मैक्सिमम पॉजिटिव था। समझ में आया इसको मैक्सिमम पॉजिटिव क्यों कह रहा हूं? दोबारा देखो, मान लो ये आपके पास ऐसे है, सॉरी ब्लैक मार्कर था ना। अब जब ब्लैक मार्कर का मैं यहां पे प्रोजेक्शन बनाऊंगा तो एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा जो प्रोजेक्शन नहीं है, एक पैरेलल आएगा जो इसी डायरेक्शन में होगा, ये प्रोजेक्शन है। आहिस्ता आहिस्ता जब थीटा कम हो रहा है, जो इसका प्रोजेक्शन है यानी कि इसी डायरेक्शन में आ रहा है पॉजिटिव प्रोजेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और जब ऐसे हो जाएगा, जब दोनों बिल्कुल पैरेलल हो गए, उस केस में जो प्रोजेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगा। पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जो कंपोनेंट है एक वेक्टर का और जो वेक्टर है जिसके अलोंग वो लाई कर रहा है, इन दोनों का आपस में डायरेक्शन कैसा है? सेम है। यानी कि एक वेक्टर है जिसका कंपोनेंट है, तो जो कंपोनेंट का डायरेक्शन है वो और जिसके अलोंग वो कंपोनेंट बनाया गया उन दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम। यानी कि इस केस में बी पैरेलल और ए का डायरेक्शन कैसा है? सेम है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कैसी प्रोजेक्शन है? पॉजिटिव प्रोजेक्शन। इसलिए मैंने कहा था वो मैक्सिमम पॉजिटिव है। 90 डिग्री में प्रोजेक्शन क्या हो गई? 0 हो गई। अब जैसे ही मैं अपने थीटा को 90 से ग्रेटर करता हूं, थीटा को क्या करा? 90 से ग्रेटर। अब देखो, एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा ऐसे ऊपर की तरफ और एक इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बन रही होगी, यानी कि पैरेलल कंपोनेंट जो इस लाइन के अलोंग लाई कर रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि थीटा मजीद बढ़ रहा है, तो आप नोट करो प्रोजेक्शन का वैल्यू मजीद क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, हाँ या ना? थीटा बढ़ रहा है तो प्रोजेक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव सेंस में नजर आ रहा है। यानी कि ये वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब ये होते होते पूरा 180 डिग्री पे आ जाएगा, जब ये 180 डिग्री पे आएगा तो ये जो प्रोजेक्शन है ये मैक्सिमम नेगेटिव हो चुकी होगी, हाँ या ना? जब ये ऐसे था तो ये मैक्सिमम क्या थी? पॉजिटिव। अब जब ये ऐसे आएगा तो ये मैक्सिमम क्या हो चुकी होगी? नेगेटिव। यानी कि मैं कहूंगा जब थीटा का वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री है, उस केस के अंदर हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन कैसी हो चुकी है? मैक्सिमम नेगेटिव। उम्मीद है ये वाले दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोजेक्शन होती क्या है। पॉजिटिव प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्शन होती है इसका डायरेक्शन और जिस वेक्टर के अलोंग ये प्रोजेक्शन बनाई जाती है, इन दोनों का डायरेक्शन आपस में क्या होता है? पैरेलल। नेगेटिव प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्शन होती है इसका डायरेक्शन और जिस वेक्टर के अलोंग ये बनाई जाती है आपस में कैसे होते हैं? ये एंटी पैरेलल होते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गई ये बात की? ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, सेट है। अब आप गौर से देखो तो मैं ये कह सकता हूं जब तक थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, जब तक थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तब तक आपकी प्रोजेक्शन कैसी होगी? पॉजिटिव। इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हो। देखो, थीटा 90 से छोटा होगा तो ब्लैक मार्कर आगे जाएगा या पीछे जाएगा? ऑब्वियसली आगे जाएगा, ऐसे जाएगा। जब थीटा 90 से छोटा है, यहां पे कहीं पे भी है, थीटा 90 से छोटा है, तो जो इसकी प्रोजेक्शन बनेगी वो इसी डायरेक्शन पे होगी जहां पे ये ब्लू मार्कर पॉइंट कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव होगी। जैसे ही थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा ये इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? यानी कि जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा तो आपकी प्रोजेक्शन कैसी होना शुरू हो जाएगी? नेगेटिव। यानी कि आपने 5 पॉइंट्स देखे। क्या? एक्यूट एंगल के लिए थीटा लेस देन 90 डिग्री के लिए प्रोजेक्शन इज पॉजिटिव।
ऑब्ट्यूज एंगल के लिए थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए प्रोजेक्शन इज नेगेटिव। थीटा 0 डिग्री है, द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, प्रोजेक्शन इज मैक्सिमम पॉजिटिव। द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रोजेक्शन इज 0, क्योंकि एक का हिस्सा दूसरे पे लाए ही नहीं कर रहा, सारा ही परपेंडिकुलर पे चला गया। थीटा 180 डिग्री है, प्रोजेक्शन क्या है, मैक्सिमम नेगेटिव। जब हमने आज की क्लास स्टार्ट की थी, आज की क्लास के स्टार्ट में मैंने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज रिवाइज कराई थी आपको, देखो आपने नोट की होंगी। अब उनमें देखना यही सारी चीजें कंपेयर करो, आपको डॉट प्रोडक्ट में लिखी मिलेंगी। दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है मैक्सिमम पॉजिटिव, दो पैरेलल वेक्टर्स की प्रोजेक्शन है मैक्सिमम पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ था, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है 0, दो परपेंडिकुलर वेक्टर की प्रोजेक्शन क्या है 0। दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है मैक्सिमम नेगेटिव, दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स की प्रोजेक्शन क्या है मैक्सिमम नेगेटिव। थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो प्रोजेक्शन है पॉजिटिव एक्यूट एंगल की, डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसे ही है। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन दोनों क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है? तो इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, इसको देख के हमें यह समझ में आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ही प्रोजेक्शन है, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ही क्या है, प्रोजेक्शन है। अब जब आप किताब पढ़ोगे तो किताब में जुमला लिखा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट का जो फिजिकल मीनिंग है वो है प्रोजेक्शन। अब ये जुमला समझ में आया, डॉट प्रोडक्ट का जो फिजिकल मीनिंग है वो क्या है, प्रोजेक्शन। अब वो सवाल जो हमारे जहनों में होता है कि डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में कॉस थीटा क्यों आता है, साइन क्यों नहीं आता। अभी हमने साबित किया कि प्रोजेक्शन है क्या, कॉस कंपोनेंट। क्यों, प्रोजेक्शन क्या है, एक वेक्टर का हिस्सा जो दूसरे पे लाई कर रहा है, तो एक वेक्टर का हिस्सा जो दूसरे के पैरेलल होगा, दूसरे के अलोंग लाई करेगा, दूसरे के ऊपर लाई करेगा, दूसरे की डायरेक्शन पे लाई करेगा, वो कोसाइन कंपोनेंट होगा। राइट एंगल ट्रायंगल से निकालना सीखा अभी। इसलिए चूंकि प्रोजेक्शन में हमेशा कॉस थीटा आता है तो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में भी हमेशा क्या आता है, कॉस थीटा। तो फिजिक्स में कोई भी चीज ना रटी रटाई नहीं होती कि सीना दर सीना मुंतकिल हो रही है। वो बायो और केमिस्ट्री में होता है कि चीजें रट्टी मार ली, एक्सेप्शनल केसेस आ गए, वो पीरियोडिक टेबल के लिए आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। फिजिक्स में ऐसा नहीं है, बड़ा चिल सीन है। यहाँ एक लॉ है, सब मानेंगे इसको, जो नहीं मानेगा वो फिजिक्स से बाहर है। क्लियर है भैया? तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि भाई ज्योमेट्रिकल सेंस या फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। कॉपी कर लो, आगे स्टार्ट करें। ये सारी चीजें जो पढ़ाई हैं एमसीक्यू में पूछी गई हैं कभी ना कभी। अब प्रोजेक्शन निकालना सीखते हैं कि निकालते कैसे हैं। यहां पे बेटे अपने पास जरा एक चीज और क्लियर कर लेना। अभी हमने बात करी ना कि थीटा 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन क्या आती है, 0 आती है। उसका रीजन मैंने ये बताया कि अगर ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, तो बी का कोई हिस्सा यहां ए पे लाई नहीं कर रहा, इसलिए मैंने कहा था यहां पे बी का प्रोजेक्शन ए पे क्या है, 0। अब देखो आपकी जो शेडो वाली डेफिनेशन है ना, वो यहां पे इनकम्प्लीट हो जाती है या गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर देखो यहां पे कोई सूरज मौजूद है और ये कोई बंदा है जो जमीन के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, इसका शेडो आप देखोगे यहां पे बन रहा होगा लाजमी। क्लियर है? तो शेडो वाली डेफिनेशन से ये कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं बना सकते। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? तो शेडो वाली डेफिनेशन जो है ना, वो देखो यहां पे परपेंडिकुलर वेक्टर्स का प्रोजेक्शन 0 होता है, और स्टार्ट में मैंने बताया था ना वो नीचे से ऊपर जा रहा था। तो आप दोनों केस के अंदर किताब पढ़ने से आजिज रहोगे। ठीक है, अब अगर मैं इसके एक सवाल की तरफ जाऊं, सवाल पे जाने से पहले जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, ये तो था इसका स्केलर फॉर्मूला। जब आगे जाके कभी जिंदगी में मैकेनिक्स पढ़ोगे या कुछ और चीजें पढ़ोगे तो आपको स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा। तो खैर अभी फिलहाल नहीं है, इसलिए हम उसकी तफसील में भी नहीं जा रहे। देखो भाई, हमारे पास जो प्रोजेक्शन ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। बी का कंपोनेंट ए के अलोंग। ठीक है, और इसका हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, क्या था, बी कॉस थीटा। याद रखने का तरीका क्या है, जिसका प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि जिसका प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड आएगा मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल इन बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब देखो भाई, हमने डॉट प्रोडक्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी ए, हाँ या ना।
अब ये ए क्या चीज है? ए है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ए क्या है भाई? जो पहला वेक्टर यहां लिखा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी ए क्या है? बी ए है कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर अलोंग फर्स्ट वेक्टर। ये क्या है भाई? सेकेंड वेक्टर का कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर के अलोंग। तो डॉट प्रोडक्ट की ये डेफिनेशन भी एक दफा माजी में पूछी गई कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। डॉट प्रोडक्ट हासिल होता है अगर आप एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें दूसरे वेक्टर के उस कंपोनेंट से जो पहले के अलोंग लाई कर रहा है। डॉट प्रोडक्ट कैसे हासिल होता है? अगर आप मल्टीप्लाई कर दें एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के उस कंपोनेंट से, उस पार्ट से जो पहले के अलोंग लाई कर रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द या सिंपल मल्टीप्लीकेशन कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। अब इसी को देखो जरा आगे अगर हम लेके चले तो हमें दिख रहा है a डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी ए यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे वाक्य क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा a डॉट बी डिवाइडेड बाय a। अब देखो भैया ये चीज बल्कि उसको आगे अगले स्टेप में लिख ही लेते हैं। ये बन जाएगा बी ए विल बी इक्वल टू, मैंने क्या करा इस a को सिर्फ a के नीचे लिखा। सर तो ये तो दोनों के नीचे आना चाहिए था ना? नहीं, वो दोनों के नीचे बेटे तब आता है अगर ऊपर प्लस या माइनस का साइन होता। अगर ऐसे लिखा होता ना x प्लस वाई अपॉन 7, अब मैं लिखता x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 7। लेकिन अगर लिखा होगा ना x वाई अपॉन 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप चाहे x अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय वाई लिख दो या चाहे आप x मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 7 लिख दो, बात क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि 7 एक ही बार लिखा हुआ है। अब ये जो चीज है ये हमें याद आ रहा है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा a डॉट बी। अगर मैं चाहूं तो इसको रीअरेंज कर सकता हूं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, तो ये बन जाएगा b डॉट a। ये जनाब इसका एक और फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, एक फॉर्मूला ये आ गया। इसको याद कैसे रखेंगे? ये है क्या? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ a कैन बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन है, जिसका प्रोजेक्शन है उसका पूरा वेक्टर लेना है, और ये जिस पर प्रोजेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर, जिस पर प्रोजेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर, जिस पर प्रोजेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर। क्लियर है? जिस पर प्रोजेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर। याद कैसे रखेंगे भाई? मिसाल के तौर पे अगर आपको बोला जाए ए का प्रोजेक्शन निकालिए बी पे, इसका मतलब ए का हिस्सा जो बी पे लाई कर रहा है, एक फॉर्मूला तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए ए कॉस थीटा। दूसरा ए बड़े में लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है, ए का कैपिटल वेक्टर, बी सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो बी का यूनिट वेक्टर। ड्राइव करा दिया, ऐसे आएगा ये फॉर्मूला भी। क्लियर है? ये सिर्फ याद रखने का तरीका है। सर इन दोनों फॉर्मूलों का अलग अलग क्या फायदा होगा? अभी सवाल करा दूं पता चल जाएगा। ए का प्रोजेक्शन बी पे तो ए का कैपिटल वेक्टर आएगा, ये सिर्फ याद रखने के लिए, और बी का यूनिट वेक्टर आएगा। क्लियर है? एक और चीज जो मेरे जहन में भी आ गई, ये जो आप प्रोजेक्शन की बात कर रहे हो ना, ये प्रोजेक्शन याद रखना भाई स्केलर है, स्केलर, ये वेक्टर नहीं है। प्रोजेक्शन है क्या? कंपोनेंट है एक वेक्टर का जो दूसरे पे लाई कर रहा है। तो कैसे पता चला सर ये स्केलर है? भाई डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना, देखो ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए। तो डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में जो आंसर आता है वो क्या होता है? स्केलर होता है। क्लियर हो गया? यानी कि मान लो एक वेक्टर बी है, उसका ऐसे हिस्सा जो है वो 3 है, ऐसे हिस्सा 4 है। मतलब एक कोई आपके पास मान लो ऐसे एक वेक्टर है 5 मैग्नीट्यूड का, उसका ऐसा हिस्सा 3 है और ऐसा हिस्सा 4 है। तो जो 3 है ना, 3 ये कहलाएगा वेक्टर ए के अलोंग जो कंपोनेंट लाई कर रहा है। क्लियर हो गया? क्लियर है? इसलिए मैं स्टार्ट में बता रहा था वेक्टर प्रोजेक्शन भी होती है, वो हमारे कोर्स के डोमेन में नहीं है। सेट है? तो ये प्रोजेक्शन बेसिकली एक स्केलर चीज है, कंपोनेंट है ये। तो इसके साथ कोई आई कैप, कोई जे कैप, कोई के कैप नहीं आ रहा होगा। यहां से भी देख लो, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या आता है? स्केलर। वरना यहां से भी देख लो, ए कॉस थीटा, ए नंबर होगा, मैग्नीट्यूड है ना, और कॉस थीटा भी क्या है? नंबर है। क्लियर है भाई? तो ये हमारे पास 2 फॉर्मूले थे, इनको देख लो, कॉपी कर लो, देन आगे इसका सवाल देखते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे सामने 2 सवाल दिए हुए प्रोजेक्शन को कैलकुलेट करने के, कि आपने ए का प्रोजेक्शन
बी के ऊपर बी का प्रोजेक्शन ए पे कैलकुलेट करना है दो अलग अलग केसेस के अंदर। इसी तरह के सवाल है पास पेपर में अक्सर आते हैं। अब आप देख लो, सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला रिवाइज कर लो। हमें ये चीज़ पता है जनाब कि ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या कहलाएगा, ए कॉस थीटा, या दूसरा फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी। ऐसे ही है, ए वेक्टर पूरा आ गया एज इट इज और बी का यूनिट वेक्टर आ गया। इसी तरह अगर मैं बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ जाऊं तो ये बनेगा भाई बी कॉस थीटा और बी डॉट ए। क्लियर है। अब देखो दोनों फॉर्मूलों की अलग अलग एप्लीकेशन दिखा रहा हूं। पहला सवाल देखो जरा, इस सवाल में आपको कह रहा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स है और इनके दरमियान का जो एंगल आपको दिया हुआ है म्यूचुअल एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। कई दफा वो जालिम ऐसा भी करेगा, जालिम ठीक है, कई दफा वो जालिम ऐसा करेगा कि वेक्टर ए का अलग एंगल देगा और वेक्टर बी का अलग एंगल देगा, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख भी चुके हैं। तो अगर वो दोनों वेक्टर्स का अलग अलग एंगल देगा, इसका मतलब वो दोनों का एंगल पॉजिटिव एक्स से दे रहा है। आपको चाहिए होता है म्यूचुअल एंगल, तो आप बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस कर देना। मान लो कहता है एक वेक्टर 30 डिग्री पे है, एक वेक्टर 60 डिग्री पे है, एक वेक्टर 30 डिग्री पे है, एक वेक्टर 60 डिग्री पे है। क्लियर है। तो जो वेक्टर 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री में से 30 डिग्री निकाल देना, दोनों वेक्टर के दरमियान का एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। पता चल गया। अब मुझे अगर ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ए कॉस थीटा। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये वाला फॉर्मूला वेक्टर्स गिवन हो तब यूज होता है और ये वाला फॉर्मूला जब स्केलर गिवन हो तब यूज होता है। तो दोनों फॉर्मूलों के अलग अलग इस्तेमाल क्लियर हो गए। ये वाला फॉर्मूला स्केलर वाले टाइम पे, ये वाला फॉर्मूला वेक्टर वाले टाइम पे। तो भाई ए कितना है, ए अपने पास है 10 कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री होता है 0.5 या 1/2। सिंप्लीफाई किया, आंसर क्या आया 5। यानी कि ए का प्रोजेक्शन जो बी के अलोंग लाई कर रहा होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री 5 कितना होगा, ये ए पैरेलल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्लियर हो गया भैया, सेट है, क्लियर है। अच्छा अब अगर आपको बोला जाए बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग बताइए तो भाई क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बी कॉस थीटा, बी कितना है यहां 6 और कॉस ऑफ 60 डिग्री अगेन कितना है हाफ, तो क्या आया 3। यानी कि ये है बी पैरेलल, यानी कि बी का हिस्सा जो ए के अलोंग लाई कर रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है। क्लियर है भैया, चलो बेहतरीन हो गया। अब यहां देखो ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 7j कैप, सॉरी 3i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप और बी दिया हुआ है -4,2,6 या -4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब आपको ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पर। क्लियर है। तो क्या तरीका होगा भाई, ए डॉट बी, ए कैपिटल में आया, बी सबस्क्रिप्ट में लिखा तो यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमें पता होता है क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही फॉर्मूला है भाई, यूनिट वेक्टर के बारे में तफसील से पढ़ा है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप डॉट बी क्या दिया है, बी दिया है -4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने में तो अब तक चैंपियन हो चुके होंगे, कैसे निकालते हैं, √x² प्लस y² प्लस z²। x क्या है जो i के पीछे लिखा है, i के पीछे क्या लिखा है -4, y क्या है जो j के पीछे लिखा है, क्या लिखा है भाई 2 लिखा है, z क्या है जो k के पीछे लिखा है वो क्या लिखा है 6 लिखा है। क्लियर है भैया। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i वाला i से, j वाला j से और k वाला k से। ये लिखा है +3 प्लस माइनस जा माइनस 3 4 जा 12, i डॉट i कितना हो गया 1 प्लस प्लस जा प्लस, यहां 1 लिखा है यहां 2 लिखा है, 1 2 जा 2। सिमिलरली प्लस प्लस जा प्लस 7 6 जा 42। जो एमडी कैट ई कैट के एस्पायरेंट्स हैं 1 से लेके 20 तक के टेबल आपने याद करने हैं बेटे, आपने याद करने हैं। क्लियर है। -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, क्योंकि माइनस माइनस खत्म। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। सिंप्लीफाई कर लो। 42 में अगर मैं 2 को ऐड करता हूं क्या बनता है 44। 44 से अगर मैं 12 को निकाल देता हूं क्या बनता है जनाब 32। क्लियर है, 32 बन गया। अपॉन में 16 में 4 ऐड किया 20, 20 में 36 ऐड किया, आंसर क्या आया 56।
सर क्या इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना है? जरूरत नहीं है, आप अपनी किताब में देखना जितनी भी एग्जाम्पल सॉल्व हुई हैं इसी तरह से इनका आंसर लिखा मिलेगा। ये क्या निकाला आपने? ये आपने निकाल लिया ए का प्रोजेक्शन बी पे। बिल्कुल इसी तरह से आपने बी का प्रोजेक्शन निकालना है किस पर? ए पर। क्या करोगे भाई? बी वेक्टर पूरा और ए का यूनिट वेक्टर ओपन करोगे तो बन जाएगा बी डॉट ए, अपॉन में आएगा ए। जो बी डॉट ए होगा वो अगेन आपके पास 32 ही आ रहा होगा। और ये चीज भी हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि आप चाहे ए डॉट बी लो चाहे बी डॉट ए लो, आंसर हमेशा कैसा आएगा? सेम, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। और ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, देख लो भाई, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1, 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। क्लियर है? तो ये बन जाएगा जनाब 32 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 9 कितना हो गया? 59। ये आपने निकाल लिया जनाब बी का प्रोजेक्शन किस पर? ए पर। सही है भैया? तो पेपर में हमारे पास अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने लिख रहा हूं, सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी आंसर बताना कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। ये मान लो एक वेक्टर है आपके पास x, इसी तरह है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 11k कैप। ये मान लो एक वेक्टर है मेरे पास y। आपने पहले x का प्रोजेक्शन y पे बताना है, फिर आपने y का प्रोजेक्शन x पे बताना है। क्लियर है भैया? चलो वीडियो पॉज करो, सवाल लगाओ, हम आगे चल रहे हैं। एक दो चीजें और बताने वाली अभी बाकी हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। वंस अगेन ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये क्वेश्चन पास पेपर्स में आया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में तो खैर नहीं आया कभी ये क्वेश्चन, हाँ नहीं आया, किसी भी बोर्ड में नहीं आया कभी आज तक। लेकिन बहरहाल एंट्री टेस्ट में ये सवाल एक दो दफ़ा आया हुआ है। एक दफ़ा वाई एक्सिस का पूछता है, एक दफ़ा जेड एक्सिस का पूछता है। सवाल पूछने वाले ने सवाल को फ्रेम थोड़ा मुश्किल तरीके से किया है, और चीज़ वो है जो हम पहले दिन से वेक्टर्स की डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। कह रहा है आपको एक वेक्टर दिया हुआ है a इक्वल 3i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप। कह रहा है a का कंपोनेंट बताओ अलोंग y एक्सिस। अगर तो आपने इस सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ के एनालाइज किया है तो आपके सामने ये वेक्टर लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 1j कैप, क्योंकि j के पीछे कुछ नहीं है मतलब 1 है, प्लस 7k कैप। तो आपको ये बात पता होगी, हमने डिस्कस भी की थी कि जो कुछ x के पीछे लिखा होता है वो इसका x कंपोनेंट होता है, यानी कि x के अलोंग होता है, 3x के अलोंग है। y कंपोनेंट कितना है? जो j के पीछे लिखा हुआ है, यानी कि 1 हो गया। और z कंपोनेंट कितना है भाई? जो आपके पास k के पीछे लिखा हुआ है, यानी कि क्या हो गया? 7। सर अगर यहां -1 लिखा होता तो भी हम 1 लेते हैं, क्यों? क्योंकि माइनस j कैप माइनस y एक्सिस को शो करता है। पढ़ा चुका हूं ना ये बात आपके पास। ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ऐसे ही है। तो अगर इसकी बात करेंगे, देखो ऊपर वाला प्लस j कैप, नीचे वाला माइनस j कैप। इसी तरह से सीधे हाथ वाला प्लस i कैप, इधर वाला माइनस i कैप। आउटसाइड द प्लेन प्लस k कैप, इनसाइड द प्लेन माइनस k कैप। तो ये जो प्लस या माइनस साइन आ रहा होता है वो प्लस या माइनस साइन किसके साथ होता है? वो इन एक्चुअल i कैप, j कैप या k कैप के साथ मौजूद होता है। क्लियर है? तो y कंपोनेंट कितना है इसका? 1। देखते ही सवाल सॉल्व हो गया कि कंपोनेंट ऑफ a अलोंग y एक्सिस, क्या आंसर है? 1। सही है? इतना आसान सवाल था। लेकिन अगर आप जबरदस्ती इसको प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना चाह रहे हो, कर लो, कोई मसला नहीं है। आपको क्या करना है? आपको a का कंपोनेंट y के अलोंग निकालना है। क्लियर है? मान लो जो y एक्सिस का वेक्टर है वो बेसिकली क्या है? j कैप, इसको मैं b कह देता हूं। y एक्सिस का वेक्टर क्या है? j कैप, क्योंकि j कैप क्या है? j कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो कि y एक्सिस की डायरेक्शन बताता है। k कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो z की डायरेक्शन बताता है। i कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो x एक्सिस की डायरेक्शन बताता है। तो मैंने ये जो y एक्सिस का यूनिट वेक्टर है ना j कैप, इसको वेक्टर b मान लिया। तो गोया मुझे क्या करना है? मुझे a का प्रोजेक्शन निकालना है b पे। क्लियर है? a का प्रोजेक्शन किस पे निकालना है? b पे, क्योंकि उसने बोला ना a का कंपोनेंट निकालो y के अलोंग, तो मैंने y को b कह दिया, b वेक्टर। क्लियर हो गया? तो अब मुझे a का कंपोनेंट b के अलोंग निकालना है। फॉर्मूला क्या है? a डॉट b। सिंपल। ओपन करूंगा तो क्या बनेगा? a डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सीधी सी बात हो गई। अच्छा, a वेक्टर क्या दिया हुआ है? 3i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप डॉट b क्या दिया हुआ है? j कैप अपॉन में b का मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है भैया? 1।
डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से। यहाँ आई है लेकिन यहाँ नहीं है तो 0 हो गया, या के है यहाँ नहीं है तो 0 हो गया, जे के पीछे यहाँ क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1, तो 1 1 जा 1 और जे डॉट जे अगेन 1, तो ए का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे कितना आया 1 आया। ठीक है भैया, तो ये हमने पूरा सवाल करके सॉल्व कर दिया। क्लियर है। अब इसी तरह से ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे देखना वो 3 आ रहा होगा, ए का प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पे देखना वो क्या आ रहा होगा 7 आ रहा होगा। क्लियर है, पॉइंट समझ आती है बात की सारी। इस तरह से आप ये काम कर रहे होते हो। क्लियर है, चलो कॉपी कर लो और एक्स और जेड का निकाल के देख लेना। एक चीज और, अब लास्ट चीज एक और डिस्कस कर लें, देन वी विल वाइंड इट अप। अच्छा बेटे, अब हमारे पास जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बिल्कुल पहले वाला लेक्चर पढ़ रहे थे, यानी कि जो हमारी प्लेलिस्ट में इस वक्त लेक्चर नंबर 13 के नाम से होगा, उसमें हमने 3 लॉस के हवाले से बात की थी। हमने ये बात की थी कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, यानी कि ए डॉट बी बराबर होता है किसके, बी डॉट ए के। यानी कि मल्टीप्लीकेशन, मतलब डॉट प्रोडक्ट आप चाहे ए पहले रख के बी बाद में रख के लो, या बी पहले रख के ए बाद में रख के रहो। फिर हमने ये बात की थी कि डॉट प्रोडक्ट ओबे करता है एसोसिएटिव लॉ ओवर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये m कोई स्केलर है, m को आप a से मल्टीप्लाई करो, देन डॉट प्रोडक्ट लो आप b से, या आप m को b से मल्टीप्लाई करो और इसका डॉट प्रोडक्ट लो आप a से, या आप पहले दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लो। हर केस में आप देखना, इसमें हर केस में आंसर आ रहा होगा m मल्टीप्लाई बाय ए बी कॉस थीटा। m नंबर क्योंकि स्केलर है, a नंबर क्योंकि स्केलर है, b नंबर क्योंकि स्केलर है, कॉस थीटा b नंबर है। तो ये सबका आंसर कैसा आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। ये है एसोसिएटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट होल्ड करता है ओवर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये है कम्यूटेटिव लॉ, आपका डॉट प्रोडक्ट होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि अगर आप एक ऑपरेशन करते हो, ए पहले रखते हो बी बाद में रखते हो, फिर सेम ऑपरेशन करते हो, बी पहले रखते हो ए बाद में रखते हो, ये ए और बी ऑपरेंड्स कहलाते हैं जिन पर ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ऑपरेंड्स की जगह तब्दील करने से आंसर की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ए डॉट बी लो या बी डॉट ए लो, आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। इसको हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है। और आगे जो एसोसिएटिव लॉ बताया वो आप बलूचिस्तान बोर्ड की किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा भी मिल जाएगा कि वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है ओवर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। साथ में मैंने बताया था कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। ये जो प्रॉपर्टी हम डिफाइन करने जा रहे हैं ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। हम ये कहते हैं कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है ओवर एडिशन। तो अभी हमने जो प्रोजेक्शन की ताज़ा कहानी पढ़ी है ना, उसी के हवाले से ये डिफाइन कर रहा है। चलो भाई देखते चलो जरा। आपको कह रहा है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसे बताना है आपने, मसला ही कोई नहीं है। मान लो भाई ये मेरे पास वेक्टर ए है, ऐसा ही है। इसी तरह से ये मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर बी है, मेकिंग सम एंगल थीटा ओवर हेयर। इसी तरह से मान लो यहां कोई मेरे पास एक वेक्टर, ठीक है, ये मान लो यहां कहीं पे मेरे पास एक कोई वेक्टर सी है, ये वाला जो है ना, ये पहले वाला जो बनाया है, ये मान लो मेरे पास मेरा बेटा वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, और ये मान लो क्या है, वेक्टर सी है। क्लियर हो गया। ये थीटा भी बल्कि ना ही बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस ध्यान में रखना यहां थीटा है। क्लियर है। अब ये बी और सी को देखो मैंने बेटे कैसे प्लेस किया है। ये बी वेक्टर की टेल है, ये बी वेक्टर का हेड है। बी के हेड पे मैंने सी की टेल रखी हुई है, हेड टू टेल रूल। बी के हेड पे मैंने सी की टेल रखी हुई है और सी का हेड आगे आपको फ्री नजर आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं बी और सी का रिजल्टेंट बनाऊं तो ये जो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं ये बेसिकली मेरे पास मेरे बी और सी का रिजल्टेंट बन जाएगा बच्चे, हाँ या ना, ऐसे बन जाएगा। इसको मैं कह रहा हूं आर, ये आर वेक्टर है जो मेरे पास बी और सी का क्या है, रिजल्टेंट है। क्लियर है। आई रिपीट, वेक्टर ए को मैंने लिया अलोंग एक्स एक्सिस। क्यों लिया, कैसे लिया, अभी सब समझ में आ जाएगा। ये वेक्टर बी है, कुछ एंगल थीटा पे, इससे कुछ एंगल थीटा पे सी मौजूद है। थीटा क्या है, डजेंट कंसर्न, कोई कंसर्न ही नहीं है हमारा। बी और सी का जो रिजल्टेंट है उसको मैंने आर कह दिया, यानी कि मैं यहां पे कह सकता हूं कि मेरा बेटा आर विल बी इक्वल टू बी प्लस सी। ये ब्रैकेट भले ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आर क्या है, बी प्लस सी के बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब अगर मैं बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालूं,
अगर मैं बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालूं तो ये जो मैंने ब्लैक से बनाया ना बेटे, इसको देखना, क्या मैं कह सकता हूं ये है बी का प्रोजेक्शन ए पे, हाँ या ना? इसी तरह अगर यहां भी बनाता हूं मैं, अगर मैं सी का प्रोजेक्शन बी ए पे बनाने की कोशिश करता हूं तो ये जो मैं बना रहा हूं ये बेसिकली मेरे पास क्या है, सी का प्रोजेक्शन ए पे। गौर से देखो मेरा बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है? एक मैंने बनाया बी का प्रोजेक्शन ए पे और एक मैंने बनाया सी का प्रोजेक्शन ए पे। सी का हिस्सा जो ए के अलोंग लाई कर रहा है, बी का हिस्सा जो ए के अलोंग लाई कर रहा है, हाँ या ना? अब गौर से देखो, अब अगर मैं ये जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर का प्रोजेक्शन ए के अलोंग निकालूं, इसका आर वेक्टर का, तो ये आर वेक्टर का प्रोजेक्शन जो ए के अलोंग है वो कुछ ऐसा आएगा। ये जो मैंने रेड लाइन से बनाया है आर ए, भाई आर के दो हिस्से, दो कंपोनेंट बनेंगे ना, एक ही होगा, एक ही होगा, तो जो ए के अलोंग है वो यही वाला होगा, हाँ या ना? क्या ऐसा लग रहा है कि आर ए बी ए और सी ए को मिला के आ रहा है? यानी कि मैं यहां कह सकता हूं, मुझे फ्रॉम फिगर नजर आ रहा है कि आर ए बराबर है बी ए प्लस सी ए के। ऐसे ही है, आर ए बराबर है बी ए प्लस सी ए के। बी का हिस्सा ए पे बी ए, सी का हिस्सा ए पे सी ए, आर वेक्टर का प्रोजेक्शन ए पे आर ए, तो आर ए फ्रॉम फिगर, फिगर से देख के आपको नजर आ रहा है, ये फ्रॉम फिगर नजर आ रहा है, ये आपने फिगर अभी इतनी खूबसूरत फिगर बनाई है उससे देख के नजर आ रहा है कि आर ए बराबर है बी ए प्लस सी ए के। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं लिखता हूं ए डॉट आर, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता था जनाब ए आर कॉस थीटा, हाँ या ना? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर, जो भी एंगल होगा वेक्टर ए और वेक्टर आर के दरमियान में। इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ए आर ए, हाँ या ना? आर ए क्या है? आर का प्रोजेक्शन ए पे, आर का हिस्सा ए पे, तो आर कॉस थीटा कैन बी रिटन एज आर ए। अब आपको फिगर से ये चीज नजर आ रही है कि जो आपका आर ए है, आर ए किसके बराबर है? बी ए प्लस सी ए। और अभी तक की मेरा ख्याल है नॉलेज अगर आपने सही से गेन करी है तो आपको पता है ये ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि एक नंबर। बी ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये भी एक नंबर है, अभी तो पढ़ा था। ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए, ये भी एक अदद क्या है? नंबर है। तो अगर नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि आप ब्रैकेट के अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर सकते हो। अलजेब्रा में पढ़ा है ना कि अगर ऐसे 2 बाहर है और ब्रैकेट में x प्लस वाई है, तो अगर मैं 2 को ब्रैकेट के अंदर भेजूंगा तो ये बन जाएगा जनाब 2x प्लस 2y। क्या बन गया ये मेरे पास बनता है भाई साहब ए बी ए प्लस ए सी ए। क्लियर हो गया? ए बी ए प्लस ए सी ए। ए बी ए, क्या मैं ए बी ए को ऐसे लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा, हाँ या ना? इसको यहां पे थोड़ा सा थीटा आर कर दो ताकि पता चल जाए ये वो थीटा है जो वेक्टर आर, यहां लिख भी देते हैं थीटा आर क्या है? थीटा आर इज द म्यूचुअल एंगल, ताकि कंफ्यूजन ना हो ना, यहां भी थीटा आ रहा है यहां भी थीटा आ रहा है, फिर फंसे रहोगे। एंगल बिटवीन आर एंड ए और आर के दरमियान का एंगल। इसी तरह थीटा बी क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड ए, जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला ग्रीन लाइन और ये ग्रीन लाइन नीचे वाली ग्रीन लाइन के दरमियान में। इसी तरह थीटा सी क्या है? थीटा सी हो जाएगा भाई एंगल बिटवीन सी एंड ए। अब आप बोलोगे सर ए तो वो पहाड़ की ऊंचाई पर है और ए नीचे है, एंगल कहां बन रहा है? गौर से देखो, क्या ऐसा नहीं नजर आ रहा कि मैंने जो ए को कंसीडर किया हुआ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर किया हुआ है, हाँ या ना? ए को कहां कंसीडर किया हुआ है? एक्स के ऊपर। तो भाई ये जो आपका वेक्टर सी है वो यहां से कुछ तो एंगल बना रहा होगा, उसी को आप क्या नाम दो? थीटा सी का। क्लियर है भाई? जो एंगल वो वहां से बना रहा है एक्स एक्सिस से, वही उसका वेक्टर ए के साथ एंगल होगा। क्लियर है? तो अल्टीमेटली मैंने इसको कहा कॉस थीटा बी हो गया, प्लस इसे ओपन किया तो ए इंटू सी कॉस थीटा सी। क्लियर है? अब ये जो आपके पास चीज है ए बी, अच्छा उल्टे हाथ पे क्या चल रहा है? उल्टे हाथ पे चल रहा है ए डॉट आर। ए बी कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी, हाँ या ना? ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, और थीटा क्या? जो वेक्टर ए और बी के दरमियान में एंगल आ रहा है, तो यही एंगल आ रहा है, तो सही फॉर्मूला बन किया है मैंने। अब यहां देखो, इसे लिख सकता हूं ए डॉट सी। अब आर किसके बराबर है? ये देखो जरा यहां पे, आर किसके बराबर था? बी प्लस सी के बराबर। यानी कि क्या आ रहा है? ए डॉट बी प्लस सी बराबर आ रहा है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर। क्लियर हो गया?
ये जनाब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट। ये सवाल बोर्ड के एग्जाम में आता है 4 नंबर के लिए, 4 नंबर की डेरिवेशन है। अब इसमें एक चीज का ख्याल करना, ये बताने में कितना आसान लग रहा था ना, आपने ख्याल किस चीज का करना है कि एक्स एक्सिस पे आपने किस वेक्टर को लेना है, इसका ख्याल करना है। देखो भैया यहां देखो, जो वेक्टर ये लिखा होगा ना ऐसे ब्रैकेट के बाहर, दिस वेक्टर इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि अगर आपको यही ऐसे दिया जाता, अब ये बच्चे ना गलती करते हैं क्योंकि पास पेपर्स में अलग अलग तरह से आया भाई, अगर लिखा मिले b डॉट ए प्लस सी को आपने प्रूफ करना है कि भाई वो बराबर है b डॉट ए प्लस बी डॉट सी के बराबर, तो अगर आप ये तरीका करोगे कि ए को यहां लोगे बी और सी को यहां लोगे, जिंदगी में कभी प्रूफ नहीं होगा। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप बी को यहां लोगे, ये आपका बी होगा, ये आपका ए होगा, ये आपका सी होगा, इसको आप कहोगे आर, ये सब तो अंग्रेजी लिखोगे ना, जो भी नोट से आप याद कर रहे होगे चीजें ये सब मिल जाएगी आपको, और अपने पास एक बार इसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डेरिवेशन करना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये चीज ड्राइव हो रही है या नहीं। तो जो वेक्टर यहां लिखा होगा उसको आप कहां लोगे, एक्स एक्सिस पे। क्लियर है भाई। तो इससे पहले की मैंने जितनी बात बताई ना, इससे अंदाजा सिर्फ आपने ये करना है कि आपके पास कॉन्सेप्ट्स कितने ज्यादा होते हैं। तो जितना ज्यादा क्वालिटी को लेकर हम लोग चल रहे हैं वो आखिर तक ऐसे ही बरकरार रहेगा। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ के हटोगे तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको इतना मटेरियल दे दिया जाए कि आप बोर्ड के एग्जाम में बैठो तब भी कभी परेशान ना हो, एमडी कैट ई कैट के किसी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी के उसमें भी बैठो तो आपको ये ना लगे कि हमें कोई चीज़ नहीं आती, सब आएगा आपको। बस आपने मेक श्योर करना है कि आप प्रैक्टिस करो अच्छे से और किताब पढ़ो, तो हम फिजिक्स क्रैक कर लेंगे, फिजिक्स आराम से हो जाएगी। सही है भाई। चलो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुश रहो, पढ़ते पढ़ाते रहो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।